Hello viewers, welcome to Physics Quantum classes. I Abhay Kumar going to discuss part 4 of chapter 11, Oscillations of class 11. The topic to be discussed by me in this video is oscillation of a mass attached to a horizontal spring. किसी क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन, in which we have to obtain expression for time period of the block or mass attached to the horizontal spring due to its oscillations and motion in simple harmonic motion. Suppose a body or block of mass capital M. Here a block of mass M is kept on a frictionless horizontal surface and it is attached to one end of a spring, while the other end of the spring is connected to a fixed support. यहाँ कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, ब्लॉक है, जिसे स्प्रिंग के एक सिरे से एक इंड से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा इंड कनेक्टेड है, संयोजित है किसी दृढ़ आधार से, सपोर्ट से. ये सपोर्ट दिखलाया गया है वर्टिकल लाइन से. और यह मास, यह जो ब्लॉक पिंड एक घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यहाँ स्थिरावस्था में है, संतुलन की स्थिति में है. अभी इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है. दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन फिगर 1a इज 0 व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. इट्स डिस्प्लेसमेंट is also 0 at the equilibrium position, in equilibrium position. यहाँ एम द्रव्यमान का पिंड स्थिरावस्था में है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है. इस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है फिगर 1a में. इसलिए इसका माध्य स्थिति को मीन पोजीशन को यहाँ वर्टिकल लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. यही मीन पोजीशन है, इसका संतुलन की स्थिति है या स्थिरावस्था की स्थिति है ब्लॉक का, उस ब्लॉक का, उस पिंड का, उस मास का जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, संयोजित है. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, x = 0 फिगर 1a में, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. अब फिगर 1b में इस ब्लॉक की दूसरी स्थिति, जब इस ब्लॉक को, इस कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड को, एम मास के ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, F वेक्टर एक्सटर्नल, EXT stands for external. In abbreviated form, external is written here by EXT. So F external is the external force acting on the block of mass M, and
by applying the external force, the body is displaced from its mean position, equilibrium position through distance x. अब दूसरी स्थिति में m द्रव्यमान के पिंड पर m द्रव्यमान को बाहरी बल F एक्सटर्नल F वेक्टर ext माने बाहरी बल जिसका संकेत F वेक्टर ext है, एक्सटर्नल है, द्वारा दाईं ओर राइट साइड में डिस्प्लेस किया जाता है। कितने डिस्टेंस से? x डिस्टेंस से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास इज स्मॉल x टुवार्ड्स राइट। F एक्सटर्नल बाहरी बल के द्वारा m मास का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट x है। जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाता है F एक्सटर्नल के द्वारा, बाहरी बल F एक्सटर्नल के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स F वेक्टर एक्सटर्नल ext द्वारा इसे खींचा जाता है दाईं ओर, डिस्प्लेस किया जाता है माध्य स्थिति से, इक्विलिब्रियम की स्थिति से या विरामावस्था से, रेस्ट की स्थिति से, जब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 है। और इस पोजीशन से ये डॉटेड लाइन ये संतुलन की स्थिति को बतला रहा है, संतुलन की अवस्था या विराम की अवस्था। और यहाँ से x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया गया बाहरी बल F एक्सटर्नल द्वारा। अब F एक्सटर्नल को जब हटा दिया जाता है तो बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ मैंने कैपिटल F वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है, जो कि बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, एक्सटर्नल फोर्स दाईं ओर है राइट साइड में, और ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स को, जो मास को, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को माध्य स्थिति में या संतुलन की स्थिति में या विराम, जहाँ से बॉडी का मोशन, मास का मोशन स्टार्ट हुआ है, तो ये पोजीशन यहाँ है, ये माध्य स्थिति जहाँ x इक्वल टू 0 है। तो बॉडी को संतुलन की स्थिति में या इक्विलिब्रियम की स्थिति में लाने का प्रयास करता है ये रिस्टोरिंग फोर्स F वेक्टर, जो कि बाहरी बल F एक्सटर्नल के अपोजिट विपरीत दिशा में क्रियाशील है। इसके कारण यह ब्लॉक बाहरी बल जब इस पर से हटा लिया जाएगा, x दूरी से खींच करके, x दूरी से दाईं ओर खींचा गया है m कैपिटल M द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को, मास को, बॉडी को। अब जब F एक्सटर्नल हटा दिया जाएगा बाहरी बल, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा, प्रत्यानयन बल, जो कि इसे फिर से माध्य स्थिति में या इक्विलिब्रियम की स्थिति में या स्थिरावस्था में, जहाँ पहले ये था x इक्वल टू 0 पर फिगर 1a में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। अब जब यहाँ पर ये बैक होगा, ये मास यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। मैंने पिछले वीडियोज में बतलाया था कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है किसी स्ट्रेट लाइन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट या मिड पॉइंट के अबाउट, तो एक्सट्रीम पोजीशन में जाने पर जब बॉडी माध्य स्थिति से इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है, मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में या माध्य स्थिति में या संतुलन की स्थिति में आता है, अगर सरल रेखा का कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका मिड पॉइंट को अगर मान लिया जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन बिंदु मान लिया जाए, तो वहाँ पर आता है जब पार्टिकल बैक होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, महत्तम विस्थापन से, तो माध्य स्थिति में कण का पिंड की चाल महत्तम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाएगा इस बॉडी पर से, मास पर अप्लाई किया गया है, तो इस पर यह स्टोरिंग फोर्स काम करेगा, जो कि इसको फिर से इक्विलिब्रियम स्थिति में ले आएगा या लाने का प्रयास करेगा। और जब इक्विलिब्रियम स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में, संतुलन की स्थिति में या विरामावस्था स्थिति जो प्रारंभ में थी, संतुलन की स्थिति में जब पिंड आ जाएगा x इक्वल टू 0 इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर स्पीड इसका मास का मैक्सिमम होगा, और जिससे कि बॉडी डिस्प्लेस होकर के एक्सटर्नल ये रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा, F के द्वारा, फिर
बाईं ओर लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगी उतना ही से जितना कि ये राइट साइड में डिस्प्लेस किया गया था, इसको बाहर से बाहरी बल के द्वारा खींचा गया था एफ एक्सटर्नल के द्वारा। तो उतना ही बल से, उतना ही डिस्टेंस से रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और जिससे कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग यहाँ देखिए, यहाँ स्प्रिंग इलोंगेट हुआ था, यहाँ स्प्रिंग की लंबाई बढ़ी थी एक्स डिस्टेंस से जब खींचा गया था मास, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक्स डिस्टेंस से जब मास को खींचा गया था स्प्रिंग समेत, तो इसका स्प्रिंग इलोंगेट हुआ था और यहाँ स्प्रिंग अब क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इसके कारण, अब कंप्रेशन के कारण क्या होगा, अब रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर बॉडी कंप्रेस होकर के इस पोजीशन में आकर के कुछ मोमेंटरली, क्षणिक रूप से विराम की स्थिति में आएगा, और उसके बाद फिर अब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। इधर पहले लेफ्ट साइड में था, अब ये राइट साइड में। तब रिस्टोरिंग फोर्स अब इसको, इस ब्लॉक को फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में, x = 0 पोजीशन में, जहाँ से प्रारंभ में ये मास था, उस स्थिति में फिर ले जाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार अब ये गति इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, इसकी गति इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट तथा राइट इस ब्लॉक का मोशन, इस मास का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोलन, माने इस ऑब्जेक्ट का, इस मास का इक्विलिब्रियम पोजीशन x = 0 के अबाउट ओसिलेशन आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार यह दर्शाया जा सकता है, यह रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड मास का जो मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं, ये ऑब्टेन कर पाते हैं कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का इक्विलिब्रियम स्थिति से, संतुलन की स्थिति से, x = 0 स्थिति से जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, तब ये क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड जो मास है उसकी गति सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और तब इस ब्लॉक का जो ओसिलेशन करने वाला ब्लॉक है, जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये ओसिलेशन करेगा इस स्ट्रेट लाइन में, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन x = 0 के अबाउट लेफ्ट तथा राइट। तो इस ओसिलेशन ऑफ द ब्लॉक का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है x डिस्टेंस से। तो लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास M बाय द एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल। बाहरी बल F के द्वारा स्प्रिंग से, क्षैतिज स्प्रिंग से कनेक्टेड, ये क्षैतिज दिशा में स्प्रिंग है कनेक्टेड, क्षैतिज दिशा में स्प्रिंग है जिससे कि मास कनेक्टेड है। तो बाहरी बल F एक्सटर्नल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा मास का, यह पाया जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वह एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यह एक्सटर्नल फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। मतलब F external is equal to -F. Therefore, we have to introduce negative sign, that is F external proportional to F, that is F external, since F external is equal to -F, the -F proportional to M, that is F proportional to restoring force F proportional to -x. So we have restoring force F, since F external जो बाहरी बल होगा वह डिस्प्लेसमेंट के, यह पाया जाता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, मास का डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन
एफ एक्सटर्नल जो है वह इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट है रिस्टोरिंग फोर्स के। कैपिटल एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जो कि ब्लॉक को पहले की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसलिए इसे लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और निगेटिव साइन को इस साइड में माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और एफ इक्वल टू, इसको इक्वल किया जा सकता है एक प्रोपोर्शनलिटी साइन दे करके, एफ इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ है माइनस एक्स, माइनस से एफ आया था रिस्टोरिंग फोर्स के लिए यूज हुआ था, वही माइनस साइन यहाँ राइट हैंड साइड में अब है। तो एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इसे स्प्रिंग नियतांक या फोर्स नियतांक, बल नियतांक भी कहा जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, नाउ formula for force constant we can obtain here, k is equal to f upon x, f upon force upon elongation, दोनों का रेशियो हो गया फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन इलोंगेशन, यहाँ इलोंगेशन हो गया स्प्रिंग का या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, और स्प्रिंग का कंप्रेशन भी होगा तो उतना एक्स डिस्टेंस से ही है। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन ये फोर्स, अगर इलोंगेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का यूनिट डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो उस सिचुएशन में स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू एफ हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज यूनिटी। तो इससे स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट elongation or compression of the spring. For unit elongation or compression, spring constant K is equal to F. Spring constant equal to the restoring force, or restoring force is also equal to external force but in opposite direction. So K is equal to F upon X. अगर मॉड ले लें तो K is equal to F upon S, यहाँ निगेटिव साइन को छोड़ना होगा उस सिचुएशन में। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स के क्या है, अपोजिट है, या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ इलोंगेशन हो, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इधर हुआ है राइट साइड में, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में। इस बात को, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो के इक्वल टू एफ अपॉन एस, एक्स अगर मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कैपिटल एफ अपॉन एक्स, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन और टेकिंग मैग्नीट्यूड। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला एफ अपॉन एक्स, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन पर मीटर। नाउ वी हैव टू शो दैट मोशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें यह साबित करना है कि क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान कैपिटल एम मास की गति सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि इस मास का एक्सेलेरेशन कैपिटल ए है, जब डिस्प्लेस किया गया इस पोजीशन से बॉडी मोशन में आया तो एक्सेलेरेशन इसका ए है, स्मॉल ए। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, using Newton's second law of motion, we have
फोर्स इजकल टू एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हिंदी में बल इजकल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम इंटू ए। एम द्रव्यमान है, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक connected to the spring. This is equation number 3. Now from equation 1 and 3 we get F is equal to kx minus kx, and here F is equal to m into a. Magnitude of force is F. यहाँ वेक्टर अप्लाई किया जा सकता है रो, मास इज स्केलर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ F is equal to m into a. Therefore from equations 1 and 3 we have, from equations 1 and 3 we have, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स ही है, इसलिए एम ए इजकल टू माइनस के एक्स, एम इंटू ए, वी हैव मास इंटू एक्सेलरेशन इजकल टू माइनस के इंटू एक्स, and from here we can get A is equal to kx upon minus kx here. तो A is equal to minus k upon m into x, यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now from equation 4 we can obtain acceleration of the block connected to the horizontal spring. Equation 4 से कैपिटल एम मास का, कैपिटल एम द्रव्यमान का त्वरण एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन त्वरण को ऑब्टेन किया जा सकता है जो मास एक क्षैतिज स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव A is equal to minus kx upon m. From equation 4, acceleration of the block, A is the acceleration, पिंड का त्वरण है, A is equal to minus k upon m, k upon m into x. कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, दोनों कांस्टेंट है, तो के बाई एम एक कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर सपोज करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट. ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, और इससे इस के बाई एम इजकल टू ओमेगा स्क्वायर से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग को ऑब्टेन किया जा सकता है. एंड दिस इज इक्वेशन, दिस इज 5, ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड के बाई एम इजकल टू ओमेगा स्क्वायर, फिर से इसको सपोज किए हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. From equation 5 we have, from equation 5 जो हमें ऑब्टेन करना था, प्रूव करना था कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो वो कंडीशन हमें ऑब्टेन होने जा रहा है. फ्रॉम इक्वेशन 5, ए सिंस ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट इनटू एक्स, सो वी कैन राइट इट एज, इसे लिखा जा सकता है चूँकि ये माइनस कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है ए वेरीज एज, ए प्रोपोर्शनल साइन दिया जा सकता है इसको, माइनस इंटू माइनस एक्स. और ये दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, किसी मिड पॉइंट के अबाउट, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट जब पार्टिकल का मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द
particle or body, or it is directly proportional to displacement with negative sign, which indicates that direction of acceleration is opposite to the डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये निगेटिव साइन ये बतलाता है कि पिंड में मास में उत्पन्न त्वरण की दिशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, पिंड के विस्थापन के विपरीत है। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ये चीज़ यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, so it is clear that motion of the block connected to motion of mass connected to horizontal spring is simple harmonic motion. So it is clear that it is clear that motion of the mass और ब्लॉक जिसका मास m है, मास कैपिटल M इज, इस मास को स्मॉल m भी सपोज किया जा सकता है, इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्ट में एब्रेविएटेड फॉर्म में SHM, S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक, M फॉर मोशन। अब इसके हेल्प से हम ये तो क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक या मास का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इक्वेशन 6 के हेल्प से, चूँकि K/M = ω², हम टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास कैपिटल M connected to horizontal spring, the time period of oscillation of mass capital M। और इसके लिए अब इसी इक्वेशन ω² का हेल्प लेंगे। ω² इक्वल टू, वी हैव ω² इक्वल्स टू, वी हैव ω² विच इज कांस्टेंट एंड ओमेगा इज ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव ω² इक्वल टू K/M और ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है, 2π/T कैपिटल T इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर K की जगह 2π/T और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ, और ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर K/M, देयरफॉर 2π/T एंड नाउ ओमेगा इक्वल टू 2π/T, जो फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, कोणीय वेग का, 2π/T इक्वल टू K/M एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्टेन, अगर इसको रेसिप्रोकल ले लिया जाए, T/2π इक्वल टू M/K, रूट अंडर M/K, और यही एक्सप्रेशन होगा टाइम पीरियड के लिए। और कैपिटल T/2π इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ कैपिटल M सपोज किया गया है मास को, T/2π, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, 2π/T इक्वल टू रूट अंडर K/M, देयरफॉर T/2π इक्वल टू रूट अंडर M/K, कैपिटल M/K, देयरफॉर कैपिटल T इक्वल टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, T इक्वल टू 2π रूट अंडर कैपिटल M/K, where M is the mass attached to the horizontal spring and K is force constant और spring constant। तो यहाँ टाइम पीरियड का, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द मास ऑसिलेटिंग मास, क्योंकि मास का ऑसिलेशन हो रहा है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट। पहले इसको x डिस्टेंस से इक्विलिब्रियम पोजीशन से दाईं ओर डिस्प्लेस किया गया, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स को हटा लिया गया, तो बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और बॉडी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के संतुलन बिंदु या जो विरामावस्था था पहले की स्थिति, रेस्ट में बॉडी था, उसके लेफ्ट साइड में भी
उतना ही डिस्टेंस से डिस्प्लेस होकर के रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। और फिर अब रीस्टोरिंग फोर्स की दिशा बदल गई, अब रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अब राइट साइड के अलोंग एक्ट करेगा, क्रियाशील होगा, और जो कि ब्लॉक को फिर से उसी पोजीशन में, पूर्व की स्थिति जो इनिशियल स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट, उसमें ले जाने का प्रयास करेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। मतलब यह T = 2 पाई रूट अंडर m/k एक क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलन का आवर्तकाल का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। T = 2 पाई रूट अंडर m/k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मास कनेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7 which is the final expression of this topic। T = टाइम पीरियड = 2 पाई रूट अंडर m/k। तो इससे क्लियर है इसी के एक्सप्रेशन से, इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से, कि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास पर, m के प्रोपोर्शनल है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के या फोर्स कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा, ब्लॉक का मास ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया जा सकता है डिफरेंट बुक्स में, प्रॉब्लम्स के बुक्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हो, NCERT टेक्स्ट हो, किसी भी बुक में, या ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बाय M करीम हो, किसी भी बुक में इस पर प्रॉब्लम्स, इस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम्स दिया गया है, उसे सॉल्व किया जा सकता है। और डिफरेंट इंट्रेंसेस, इंजीनियरिंग मेडिकल इंट्रेंसेस में या अदर इंट्रेंसेस में भी, जो ISC इंटरमीडिएट साइंस या 12th क्लास बेस्ड पर हैं, उसमें ये पूछा जाता है, जिसे मैं अलग से सॉल्व भी करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से या अदर बुक से भी। इसी के साथ ये पार्ट 4 क्लास 11 चैप्टर 14 ऑसिलेशन का समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और सब्सक्राइब करना भी न भूलें।